जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के अंतर्गत जो नेक्स्ट जनरेशन टैंक है, इनका निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है उनको इनकॉर्पोरेट करने की बात भी की गई है। लेकिन इसी बीच आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर वो ये अनाउंस करते हैं कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए एक नई जो 120 की स्मूथ बोर कैलिबर गन है, इसको वो विकसित कर रहे हैं। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अब हमें 120 की जो राइफल्ड गन है उससे डिपार्चर देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल हम अर्जुन मेन बैटल टैंक में करते हैं। और ये हमारे इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर करती है कि कैसे हम उन इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि टैंक आर्मामेंट सिस्टम के लिए इस समय वहाँ पर स्थापित किए गए हैं। क्योंकि अगर आपको बता दें कि इस समय भारत का जो शिफ्ट है बेसिकली राइफल्ड कैनन से स्मूथ बोर डिज़ाइन की तरफ, ये उस प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है जिसके अंतर्गत हम फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को विकसित कर रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें मॉडर्न बैटलफील्ड की, तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है और ये चीज़ भारत समझ चुका है। और इसीलिए जो स्मूथ बोर कैनन है, इन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड के अंतर्गत अब मेन बैटल टैंक में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जो स्मूथ बोर गन होती है, बेसिकली कैनन होती है, ये जो फिन स्टेबलाइज प्रोजेक्टाइल है इनको फायर करने की एबिलिटी के साथ में आती है, जो कि अपनी हाई वेलोसिटी और प्रिसीजन के लिए जाने जाते हैं। और यही चीज़ें अब हमें एफआरसीबी प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। एफआरसीबी प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आने वाले भविष्य में ये हमारे जो T-72 और T-90 जैसे मेन बैटल टैंक्स हैं, इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। और इसको लेकर जो युद्ध स्तर पर काम है वो शुरू किया गया है। अब अगर हम अर्जुन मेन बैटल टैंक की बात करें तो उसमें 120 की राइफल्ड गन का इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिकली बेटर एक्यूरेसी और रेंज के लिए जानी जाती है। लेकिन उसमें जो ट्रेडिशनल टैंक म्यूनिशन है, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव स्क्वैश हेड हो गए, यानी HESH राउंड है, उसको फायर करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। तो APFSDS राउंड्स होते हैं, इनको फायर करने की जो एबिलिटी है वो उनमें इतनी अच्छी नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें अब हमें जो एफआरसीबी प्रोग्राम है इसमें रिजॉल्व होती दिखाई पड़ेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम अब बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इंजन डिलीवरी शुरू हुई नहीं है। और जो हमने प्रोग्राम बना के रखे थे इनके प्रोडक्शन के लिए, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में चल रहे हैं। और इस चीज़ में भारतीय वायुसेना अब तेजस मार्क 2 में गड़बड़ी नहीं चाहती है। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इन्वाइट करें और इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो नहीं चाहती भारतीय वायुसेना की तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन किसी प्रकार से प्रभावित हो। रिकॉर्ड्स की बात माने तो दिसंबर में इसी वर्ष जो इंजन डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। HAL ऑलरेडी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उस पर काम शुरू कर चुकी है। इनिशियल प्लान तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये था कि अगर इंजन सही समय पर डिलीवर किए जाते तो तेजस मार्क 1 का जो प्रोडक्शन था वो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक होने वाला था, क्योंकि जो 3 एक्टिव प्रोडक्शन लाइन्स हैं ये इनिशिएट की गई थी, इनको तैयार किया गया था और चौथी प्रोडक्शन लाइन पे जो है विचार किया जा रहा था। अब क्योंकि एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर इस समय लगभग होल्ड पर ही है और अभी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि जो टाइम लाइन है तेजस मार्क 1 की, ये 2031 से 32 तक हो सकती है। यानी कि वो टाइमलाइन जो तेजस मार्क 2 के लिए सुनिश्चित की गई है 2028 से 29 की, जहां पर इसके प्रोडक्शन को शुरू करने की बात की गई थी, वो अब और भी शिफ्ट हो सकती है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फुल पोटेंशियल पर जो तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन है उसको आने में 2033 तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये वही दौर होगा जब तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा होगा और इसी क्रम में तेजस मार्क 2 भी प्रोडक्शन को ज्वाइन करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि जो मार्क 2 का प्रोडक्शन है ये अतिशीघ्र शुरू किया जाए और उसमें वो खुद इंटरेस्टेड है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो उनमें मदद करें। हालांकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की बात करें तो वो इच्छुक तो है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसकी वजह से उनके अंदर जो हेजिटेशन है वो भी देखी गई है। और इसी हेजिटेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधों पर दी गई है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान से। दोस्तों, भले ही MRFA प्रोग्राम में कोई बड़ी हलचल देखने को ना मिली हो सरकार की तरफ से, लेकिन जो कंटेंडर्स हैं उनमें बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली है। और अभी हाल ही में सैफरान, जो कि एक फ्रांस की लीडिंग इंजन मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट को व्यक्त किया है, जहां पर वो चाहते हैं कि जो M88 इंजन है ये पूरी तरीके से भारत में ही बनाया जाए, ताकि वो MRFA में जो राफेल की बिड है उसको सपोर्ट कर सके। M88 इंजन की बात करें तो ये वही इंजन है जो राफेल को पावर करते हैं और MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अब ऑफर कर दी गई है।
आपको बताते चले कि हैदराबाद में सैफरान की जो एमआरओ फैसिलिटी है वो ऑलरेडी इस कैपेबिलिटी को प्राप्त कर चुकी है कि वहां पर जो M88 इंजन है वो बनाए जा सकते हैं। और कंपनी का भी यही कहना है कि वो इंजन प्रोडक्शन को स्केल अप करने की तैयारी कर रहे हैं और अगर उन्हें सब्सटेंशियल ऑर्डर मिलते हैं तो भारत में इसके प्रोडक्शन को शुरू करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि अगर भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इनको सेलेक्ट करती है तो तकरीबन भारतीय वायुसेना को 240 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम 36 राफेल और 26 राफेल एम की बात कर लें तो इसमें भी तकरीबन हमें 186 इंजन की जरूरत पड़ेगी और ये सारी रिक्वायरमेंट स्वदेशी तौर पर भारत में ही पूरी हो सकती है, ऐसा सैफरान का कहना है। अब अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को अगले 40 वर्षों में तकरीबन 350 इंजन की जरूरत पड़ेगी जो कि M88 होने वाले हैं और इस सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सैफरान पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उनका कहना है कि अगर भारत को आपत्ति नहीं हुई तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में शुरू की जाएगी। और सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और इस इंजन में जो इंडिजिनस कंटेंट है ये 60 से 70% के बीच में होगा और इसके चलते जो मेंटेनेबिलिटी है वो तकरीबन 75% तक देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि डसाल्ट एविएशन और सैफरान जो है इस समय जो राफेल की डील है इसको स्वीटन करने में लगे हैं। दोनों का प्रयास इस समय यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो इंडियन डील है उसको फाइनलाइज किया जा सके और राफेल की जीत को भी सुनिश्चित किया जा सके। हमारे अगली बड़ी अपडेट MiG-35 को लेकर आ रही है। दोस्तों MiG-35 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि MMRCA-1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि रशिया ने मुख्य तौर पर इसको एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया था और एक्सपोर्ट में भारत का नाम हमेशा इससे जोड़कर देखा गया। लेकिन अब रिपोर्ट्स में ये संकेत किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम अब अपने आधिकारिक तौर पर खात्मे की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि ना तो इन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं और ना ही रशियन एयरफोर्स ने इनको स्वीकारने से यहाँ पर हामी भरी है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स को एक बार फिर से अप्रोच किया गया था इनके पास प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उन्होंने जो Su-30 प्लेटफॉर्म और Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म है उन पे ज़्यादा अपनी तवज्जो दी है और MiG-35 को टोटली इग्नोर किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक तकरीबन जो 6 यूनिट्स बनाई गई हैं इसके बाद अतिरिक्त हमें MiG-35 अब देखने को नहीं मिलने वाले हैं। MiG-35 को पहले ही जो अंतिम उम्मीद थी ये भारतीय वायुसेना से थी, क्योंकि रशियन एयरफोर्स ने इस पर कोई खास इंटरेस्ट दिखाया और इसके पीछे की वजह ये है कि MiG-29 और MiG-35 में कोई बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड नहीं है। और अगर आप इसे भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं तो भारत ने ऑलरेडी UPG स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड दे रखा है उससे कहीं हद तक जो कैपेबिलिटीज है पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी MiG-35 के समकक्ष आकर वो लगभग खड़ा होता है। तो ऐसे में जो रशियन एयरफोर्स है वो भी इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है और भारत का भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अंतिम उम्मीद यही थी कि MRFA में इसको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को फिलहाल तो अवॉइड किया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अब उसकी वजह क्या है ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध ही इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और जिस प्रकार के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, भारतीय वायुसेना भी जो अगर रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्टेड भी है तो कम से कम 3 बार विचार जरूर करेगी कि ये एयरक्राफ्ट उनको लेने चाहिए या नहीं, और क्या समय पर ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल पाएंगे भी या नहीं, यह भी भारतीय वायुसेना को विचार करना होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के डिफेंस अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।